everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Humanities कक्षा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2024 में जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत ने ऐसे कौन से 3 मेन चैलेंजेस फेस किया है, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो मैंने हर क्वेश्चन को 2-3 तरीके से घुमा फिरा के लिखा है, जिसकी वजह से आपको पढ़ते वक्त भी इजी होगा एंड आप एग्जाम में भी कुछ भी घुमा के दे तो आप भी इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये ही है कि 3 जो चैलेंजेस थे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमको डीएम कर सकते हैं। और आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, बुक का पहला जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो मैं आंसर ऑब्वियसली आपको डिस्कस करके दूंगा। तो आपका जो इसका आंसर होगा, मेनली जो 3 चैलेंजेस फेस किया था, पहला चैलेंज था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारा भारत देश बहुत ही बड़ा था, तो इसमें जो यूनिटी डेवलप करना, क्यों इतना बहुत सारा रिलीजन है, बहुत सारा कास्ट है, बहुत सारा कम्युनिटी है, लैंग्वेज है, इन सबको एक साथ मिला के रखना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था, फर्स्ट हो गया। सेकंड थिंग, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। देखो हमारा भारत देश पहले से एक राजा का था, उसके बाद ब्रिटिश ने 200 साल रूल किया, उसके बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना बहुत ही डिफिकल्ट था। एंड थर्ड जो टास्क था, ठीक है, थर्ड टास्क था टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी एस्टेब्लिश करना, स्पेशली उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन देना जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, मतलब सबको इक्वल रखना, प्लस जो लोग बैकवर्ड है, गरीब है, उनको सब थोड़ा एम्पावर करना। ठीक है, तो ये मेनली 3 चैलेंजेस था जो इंडिया फेस कर रहा था आफ्टर इस इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। देखो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हमारा जो ये टॉपर वाले क्वेश्चन सीरीज़ है, ठीक है, इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम एज वेल एज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज 2025 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है एंड ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड इस वीडियो को पूरा देखना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडिया चाइना रिलेशनशिप बिफोर एंड आफ्टर 1962 वॉर। जैसे कि बच्चों आप सबको पता ही होगा, 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हुआ था। देखो यहाँ पे बताया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है 1962 के जो वॉर है उसके रिजल्ट, क्यों हुआ था, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स। चलो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा, चलो इसके आंसर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1960s में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट डील हुआ था 1955 समथिंग में। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट का नाम था पंचशील एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में मेनली बोला गया था कि कोई भी देश दूसरे देश का जो इंटरनल मैटर है उस पर दखल अंदाजी नहीं करेगा। बट 1960s में देखा गया, इंडिया ने चाइना के जो लीडर है, और आप कह सकते हो तिब्बत के जो पॉलिटिकल लीडर थे बुद्धिज़्म के, दलाई लामा, उन्होंने, इंडिया ने इनको शरण दिया था, जिसकी वजह से चाइना को गुस्सा आ गया एंड चाइना ने 1962 में इंडिया में डायरेक्ट वॉर घोषित कर दिया। एंड इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो उसके लिए रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से इंडिया को इस वॉर में हारना पड़ा, इंडिया को इस वॉर में लूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया का नाम जो पूरे वर्ल्ड में बहुत बदनाम हो गया। वर्ल्ड में इंडिया का जो रेपुटेशन है वो बहुत डूबने लगा। एंड ऑब्वियसली इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, आर्मी भी नहीं था। उसके बाद से देखो इंडिया ने अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग किया। एंड आप जब देखोगे 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके टाइम में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, इंडिया उस वॉर को जीतता है। तो 1962 का वार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1962 के वार से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम एंड हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1962 के इंडो चाइना जो वार है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मेनली क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है मैं बोल देता हूँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंड देखो बहुत सारे क्रिटिकल लेवल पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट आपके लेवल पे नहीं आते, हायर लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिटिकल चीज़ें भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, चीज़ें
कैसे हुआ, क्यों हुआ, एज ए रिजल्ट इस वॉर के बाद इंडिया को क्या क्या झेलने पड़ा, ऑल एंड ऑल ये चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के पोजीशन भी पूछा जा सकता है। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 एंड 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं पूछेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके फादर थे, किसने इसको शुरू किया था, ठीक है, इसका करने के पीछे उद्देश्य क्या था। देखो जनरली फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, उसमें मेनली आपके एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। एंड ये जो 5 ईयर प्लान का आइडिया है वो कहाँ से आया, वो यूएसएसआर दैट मीन्स रशिया से अडोप्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप कह सकते हो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ था, बट आपको क्या पता है प्रेजेंट डे में ये 5 ईयर प्लान नहीं फॉलो होता है, ठीक है। 2014 के बाद जब न्यू गवर्नमेंट इंडिया में क्रिएट हुआ, उसके बाद इस 5 ईयर प्लान के पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया, नीति आयोग एस्टेब्लिश कर दिया गया जो एक लॉन्ग टाइम 15 ईयर प्लान बनाता है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपका फिर से मैं बोल देता हूँ, 5 ईयर प्लान में पहला जो था वो मेनली आपके एग्रीकल्चर में फोकस किया गया था, एंड सेकंड जो था वो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक फैक्ट्री क्रिएशन, बिजनेसेस, इन चीज़ों पर फोकस किया गया, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 4th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 एंड 6 मार्क्स का आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। देखो इंडिया में जनरल इलेक्शन कब होते हैं, हर 5 साल में। देखो ये जो पहली बार हुआ था 1951 में, सेकेंड टाइम हुआ था 1956 में, थर्ड टाइम हुआ था 1961 में, तो फोर्थ टाइम कब होना था 1966 में, ठीक है। फोर्थ टाइम कब होना था 1966 में। बट अब क्या होता है, पहला जो 3 इलेक्शन था उसमें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, बट ये जो 4th इलेक्शन था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, तो उनके अलावा इंडिया के इलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। आप अभी बोलोगे अरे वो नहीं हो तो हुआ तो क्या हुआ, देखो उस टाइम पे कांग्रेस एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्टी था, ठीक है। उस टाइम पे बिना कांग्रेस के कोई पॉलिटिक्स ही नहीं सोच सकता था, ठीक है। कांग्रेस इंडिपेंडेंस के वक्त से लेकर 1960-70 तक बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन पे रहा है, लाइक डोमिनेंट पार्टी था, ठीक है। तो 4th जनरल इलेक्शन जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे और लीडर ऑफ पार्टी थे, ठीक है, तो उनके अलावा कोई ऐसा लाइक वेरी डिफिकल्ट था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन करना, ठीक है, जिसमें बेटी जो इंदिरा गांधी थी उनको लाइक टिकट दिया गया एंड बाद में वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये जो 4th जनरल इलेक्शन का क्या क्या कंटेक्स्ट था आपको ये एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 एंड 6 मार्क्स का आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इनके अंदर आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तीर से दो नहीं 3 निशाना हो रहा है। आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी समझ रहे हो, आप यहाँ से एमसीक्यू का भी नॉलेज ले रहे हो, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि चीज़ें कैसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो, ये जो हमारा सीरीज़ है, अब हम भी बनेंगे 12th टॉपर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फ्रेंड्स के बीच में ये शेयर करना है। एंड कोई भी दिक्कत हो, कभी भी आपको कुछ भी परेशानी हो आपके 12th के प्रिपरेशन के लिए, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने हमारे चैनल में देखा ही होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा एंड शानदार रिजल्ट किया है। आप सीवीटी का रिजल्ट भी देख लो, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। तो अब आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द एमर्जेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला है, इंडिया के जो पॉलिटिक्स है उसमें कांग्रेस का इंडिपेंडेंस के बाद 30-40 सालों तक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम इंडिपेंडेंस के बाद छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज एवॉल्व होने लगे एंड आज देखो वही बहुत बड़े पार्टी बन गए। आज के समय पे हम देखते हैं, ठीक है, जो कांग्रेस का पोजीशन है वो डे बाय डे रिड्यूस होते होते एक ऐसा पोजीशन आ गया कि कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल है। ऑन द अदर हैंड जो अपोजिशन पार्टी उस वक्त क्रिएट हो रहे थे उनका बहुत ही अच्छा पोजीशन है। अब देखो कुछ अपोजिशन पार्टी का हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि भारतीय जनसंघ जो बाद में 1980s में भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया रूल कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो भी उनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। जैसे कि केरला जैसे स्टेट हो गया, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट हो गया, त्रिपुरा जैसे स्टेट हो गया, जिनमें उन्होंने मोर देन 20 to 30 ईयर्स रूल। सोशलिस्ट पार्टी हो गया, ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी थे जो अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी के डेवलप्ड हो रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अपोजिशन पार्टी था, क्या क्या अपोजिशन पार्टीज डेवलप्ड हो रहे थे एंड इंडिया के पॉलिटिक्स के लिए जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या रोल रहता है। देखो मैं ये जनरली बता देता हूँ, इंडिया में अपोजिशन पार्टीज़ का रोल बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। देखो अपोजिशन पार्टीज़ का मेन क्या काम होता है, अगर सरकार कुछ उल्टा सीधा करती है अपोजिशन पार्टी बोलती है अरे तुम ये उल्टा सीधा क्यों कर रहे हो,
ठीक है। देखो अपोजिशन पार्टीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। द रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दूसरे बुक्स है। 1 to 5 जो क्वेश्चन हमने बोला ये आपके इंडिया वाले बुक्स है, एंड 6 to 10 जो क्वेश्चन होगा वो आपके वर्ल्ड वाले बुक से होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस जो सीरीज़ है हमारा, ये अब हम भी बनेंगे 12th टॉपर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इस सीरीज़ में हम हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हर सब्जेक्ट के लिए 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। एंड हर सब्जेक्ट का टोटल 5 पार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। ऐसे करके और भी 5 वीडियो आएगा जिसमें हम 10-10 करके टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत हेल्प होने वाला है आपका। एंड जो ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर पहले के समय पे 1990 से पहले टोटल 15 कंट्री एक साथ मिलके, जैसे कि लाइक रशिया ले लो, उज्बेकिस्तान ले लो, तजाकिस्तान ले लो, यूक्रेन ले लो, ये सब कंट्री एक साथ मिलके टोटल 15 कंट्री का एक समूह था जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है। ये जो यूएसएसआर वो 1990s में अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से टूट गया एंड सिमट के रह गया सिर्फ एक देश जो था रशिया, एंड बाकी जो 15 डिफरेंट पार्ट था वो अलग हो गया, 15 डिफरेंट कंट्री क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल था मिखाइल गोर्बाचेव। बोलेंगे ये तो बुरा आदमी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। जो मिखाइल गोर्बाचेव है, ठीक है, उनके टाइम पे उन्होंने पॉलिटिक्स को थोड़ा धीमा कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से लोग उनके सर पे उठने लगे एंड फाइनली क्या हुआ, पूरा देश टूट के बिखर गया, ठीक है। वहाँ पे सोशलिज्म का रूल चलता था, पूरा सोशलिज्म ख़त्म हो गया। कम्युनिस्ट जो पॉलिसी थी वो चलता था, कम्युनिस्ट पॉलिसी भी ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड बहुत ही एक बुरा कंडीशन हो गया देश का। आज के समय में देखो तो भी लाइक बहुत अच्छा है, बट कुछ क्षेत्र में हम देखें तो कंट्री का कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं है। अभी भी उन्होंने यूक्रेन के साथ एक वार देखा है, बट अच्छी लीडरशिप के चलते कंट्री का कंडीशन अभी आप बोल सकते हो ठीक है। लीडरशिप एक कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी रशिया में जो रूल कर रहे हैं पुतिन जी, बहुत ही अच्छा उनका लीडरशिप है, ठीक है। सो ये आपका चीज़ है। इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, एंड डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या उनको झेलना पड़ा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है आप उसको एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और अलग अलग करके 2-2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप ऑल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के, उसको डिस्कस करो और सेपरेटली लाइक यूएन को डिस्कस करो और लाइक जनरल असेंबली को डिस्कस करो, यूएनएससी को डिस्कस करो, यूएन जनरल असेंबली को डिस्कस करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक काउंसिल, सबको अलग अलग से डिस्कस करो। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखो बहुत सारा ऐसा वे है जिसकी मदद से कोई भी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना जा सकता है। देखो प्रेजेंटली 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, बट ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में तो इतने सारे कंट्री है, 190 से ज़्यादा कंट्री है, तो परमानेंट मेंबर भी ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया भी एक बहुत बड़ा दावेदार है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, ठीक है। सो ऐसे कौन से चीज़ है जिसको फॉलो करके एक देश परमानेंट मेंबर बन सकता है। देखो जनरली परमानेंट मेंबर बनने के लिए कुछ पॉलिसी है, जैसे कि एक देश के अंदर बहुत सारा पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 100 करोड़ लाइक दैट, ठीक है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए, वो यूएन में कंट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके पास मिलिट्री पावर होना चाहिए, बहुत पावरफुल मिलिट्री होना चाहिए, उसका एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे करके टोटल 5 से 7 ऐसे इंडिकेटर है जिसके वजह से इसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आप यूएनएससी का मेंबर बन सकते हो। इंडिया ये सब चीज़ों को फॉलो करता है, बट पता नहीं क्यों इंडिया को अभी तक भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया नहीं गया है, बट एक दिन इंडिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ज़रूर परमानेंट मेंबर बनेगा। एंड आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन देखो
देखो एक टाइम था दो पावर था, एक था रशिया वाला ग्रुप, दूसरा था अमेरिका वाला ग्रुप। बट विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एज ए अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में डेवलप्ड हुआ, और आप कह सकते हो न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में डेवलप्ड हुआ। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन पे मेंशन करना है। क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा है। एंड देखो इस क्वेश्चन को घुमा के ये मैंने दो और टाइप का क्वेश्चन लिखा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आपका पक्का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आशियन एज द न्यू सेंटर ऑफ पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम चैप्टर से है। आशियन जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, उनका स्ट्रेटजी, पॉलिटिक्स, ओके, उनका जो डिफेंस, सब कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में छोटा छोटा पोर्शन में भी पूछा जा सकता है, फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने ओवरऑल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। एंड देखो इस क्वेश्चन को छोटे टाइप से तोड़ के पूछे और घुमा फिरा के पूछे तो मोर देन 50 क्वेश्चन आज ही हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो आएगा, एक वीडियो में ऐसे 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 वीडियो में 50 क्वेश्चन। आई एम श्योर इससे बाहर आपके हाईफील्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, 99% क्वेश्चन इसमें ही आएगा, ठीक है। बट आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से रिविजन करना है। आई एम श्योर आपको हाईफील्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगर आप ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।